यहाँ पर क्लास 6 और 7 और 8 के क्वेश्चन देख रहे थे, इंपॉर्टेंट आपके रीट के एग्ज़ाम के लायक यहाँ पर देख रहे थे। लेकिन कक्षा 8 का थोड़ा सा लेट हो जाने के कारण, क्योंकि उससे पहले कक्षा 7 का जो पेपर बनाया था उसमें काफ़ी टाइम ज़्यादा लगा दिया था। लेकिन कक्षा 8 के जो क्वेश्चन है वो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं और यहाँ पर अपन करने वाले हैं 30 क्वेश्चन। और यहाँ पर हो सकता है कि आपको कम समय में आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करवा दिया जाए, क्योंकि आपका एग्जाम है और टाइम किसी के पास नहीं, ना तो मेरे पास है ना आपके पास है। मैं सुबह से तैयार क्वेश्चन कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक तीनों यानी 2 क्लास के क्वेश्चन मेरे से अपडेट नहीं हो पाए। तो इसका मतलब मैं समझता हूँ कि मेरे पास अगर टाइम कम है तो आपके पास तो सीधी सी बात है टाइम है ही नहीं। तो सीधी सी यहाँ पर आपने थोड़ी तो पढ़ रखी है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव टाइप जितने भी मैंने क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो यहाँ पर बनाए हैं। हो सकता है कि आपको मतलब 3 या 4 क्वेश्चन आ जाए तो आपका भलाई हो जाएगा। अगर आते हैं तो ज़रूर एग्ज़ाम देने के बाद ज़रूर एक बार कमेंट कर देना दोस्तों कि हाँ सर 2 या 3 क्वेश्चन आए। और वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो बिना किसी देरी किए अपन शुरू करते हैं आज का ये कक्षा 8 का विषय साइंस, यानी सब्जेक्ट आपका साइंस है। उसमें बनने वाली जो क्वेश्चन है उसको शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन की प्रक्रिया Q1 की खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। एडवर्ड जेनर ने की थी, लुई पास्टर ने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, नॉन। ये तीनों आपके जो वैज्ञानिक दे रखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो तीनों में से एक क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, क्योंकि इसने ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट है। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है लुईस पास्चर। कौन सा होने वाला है? लुईस पास्चर, ऑप्शन नंबर बी। यानी कीवन जो है उसकी विधि की खोज करने वाले वैज्ञानिक है लुई पास्चर, या और कीवन को फर्मेंटेशन भी बोलते हैं। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन काफ़ी बार आ चुका है तो हो सकता है अब की बार भी आ जाए। फुफ्फुस से पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यानी पेनिसिलिन की खोज करने वाला, पहले 2018 में यही क्वेश्चन आया था कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। मैंने जब रीट का एग्जाम दिया था उस टाइम ये क्वेश्चन आप आया था। तो हो सकता है वापस रिपीट हो जाए। ऑप्शन नंबर 1 है एडवर्ड जेनर है, लुईस पास्टर है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, नोन है। तो इनमें से कौन सा आंसर होगा? क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक है उसकी खोज की थी, और वो किससे? फुफुद या कवक से प्राप्त की थी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर यह भी कई बार आ चुका है क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, एडवर्ड जेनर ने किसके टीके की खोज की? यानी एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक ने किसके टीके, जो टीका है किसकी खोज? हैजा के टीके की, चिकन पॉक्स की, हेपेटाइटिस ए की या चेचक की? कौन सा होगा ऑप्शन? बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 में कौन सा ऑप्शन नंबर आएगा? बताओ जल्दी से। डी। कौन सा होगा? डी, लास्ट वाला, चेचक। एडवर्ड जेनर चेचक, जे चेचक, ऐसे याद कर लेना। एक की मात्रा आ रही है दोनों में, तो बिल्कुल याद रखना, क्योंकि पूछा जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 4 पर चलते हैं। प्रतिजैविक का उदाहरण है, प्रतिजैविक का उदाहरण है स्ट्रेप्टोमाइसिन, यानी जो जीवाणुओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली प्रतिजैविक है, और यानी सूक्ष्म जीवों के द्वारा जो प्राप्त जितनी भी प्रतिजैविक है उनके नाम यहाँ पर दे रखे हैं। तो इनमें से कौन सी प्रतिजैविक का उदाहरण है वो आपको बताना है। स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है, एरिथ्रोमोइसिन है, उपरोक्त सभी है। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों जो दे रखी है वो क्या है? प्रतिजैविक का उदाहरण है, यानी प्रतिजैविक का एग्जाम्पल है। ओके सर। क्वेश्चन नंबर 5 पे यहाँ पर है वायरस जनित रोग है, वायरस जनित रोग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर जल्दी से दे। कुछ ऐसे रोग भी शामिल है जो जीवाणु जनित है, और कुछ वायरस जनित ही है, जो प्रोटोजोआ जनित भी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर क्या होगा? वायरस जनित रोग कौन सा होगा? टाइफाइड आपका है, जीवाणु है, हेजा आपका जीवाणु है, मलेरिया आपका प्रोटोजोआ से है, और पोलियो आपका वायरस से होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर अपन 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 में आपको मिलान करना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 में मिलान करना है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में मिलान करने के लिए खसरा, टाइफाइड, चिकन पॉक्स और हैजा आपको दे रखा है। यहाँ पर थोड़ी खसरा दोबारा रिपीट हो गई, तक काटा है मैंने। तो खसरा का वायरस होता है आपका, खसरा का जो वायरस होता है वो आपका होता है, खसरा का वायरस क्या होगा? जल्दी से आप मिलान करो एक बार, दिमाग में सोचो कि कौन सा आंसर होने वाला है। तो खसरा का जो वायरस होता है दोस्तों मैं यहाँ बताता हूँ, रूबेला वायरस होता है। टाइफाइड का सोल्मोनेला टाइफी होता है। चिकन पॉक्स आप वेरिसोला जोस्टर होता है, यानी चिकन पॉक्स होने से जोस्टर आ जाता है, जोश आ जाता है। हेजा विब्रियो कोलेरी होता है। तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट ऑप्शन होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, ईस्ट का उत्पादन, ईस्ट के, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? ईस्ट का उपयोग निम्न में से किसके उत्पादन में होता है? चीनी के उत्पादन में लेते हैं, एल्कोहल में लेते हैं, हाइड्रोक्लोरिक लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, ये बताना है। तो कौन सा होगा?
तो सही आंसर आपका होगा, सही आंसर आप ज़रूर एक बार देख लो कौन सा होगा, सोच लो कौन सा आंसर होगा आपके हिसाब से कौन सा होगा, फिर मैं बताता हूँ आपको कौन सा ऑप्शन होगा। तो ईस्ट का उपयोग एल्कोहल में किया जाता है, किस में किया जाता है, एल्कोहल में किया जाता है। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, लेकिन फिर भी लोगों के मन में कंफ्यूज रहता है, मलेरिया परजीवी का वाहक कौन सा है, यानी जो मलेरिया होता है उसका वाहक कौन सा है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या होगा, मादा एनोफिलीज मच्छर होगा, कॉकरोच होगा, घरेलू मक्खी होगा, या नर एनोफिलीज मच्छर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कौन सा होने वाला, जल्दी से बताइए, जल्दी से सोचिए कौन सा होने वाला, फिर मैं बताता हूँ आपको कौन सा होने वाला। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपका होगा ए वाला ऑप्शन, मादा एनाफ्रीज मच्छर। ओके सर। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 दे रखा है आपका, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 आपका है, ब्रेड तथा इडली फूल जाती, इसका क्या कारण है, वो आपको रीजन बताना है। उष्णता है, पीसना है, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि है, मारने के कारण है। ऑप्शन के हिसाब से आपने पहचान लिया होगा कौन सा आंसर है। तो कौन सा आंसर आपने सोचा, सोच लिया, बिल्कुल सर सोच लिया। तो अब मैं बताता हूँ कौन सा आंसर होगा, ईस्ट, कौन सा होगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि, कौन सा होगा, ईस्ट कोशिकाओं की वृद्धि। चलो सर ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, यहाँ पर मैंने पेन से लिखा क्योंकि पीपीटी बनाने में बहुत टाइम लगता है और इतना टाइम शेष बचा नहीं, वीडियो बनाने में अभी लेट होगी। कोई बात नहीं सर, ओके, कैसे ही बनाओ, क्वेश्चन आने चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अक्षय प्राकृतिक संसाधन का उदाहरण है आपका, वन है, प्राकृतिक गैस है, वायु है, या वन्य जीव है, इनमें से कौन सा आंसर आपका होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर अक्षय प्राकृतिक संसाधन, आपको मैं बता दूं कि वे संसाधन जो कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, यानी जो प्राकृतिक ऐसे सिस्टम बना हुआ है कि कभी भी समाप्त नहीं होते हैं, जितना यूज़ लो उतना यूज़ ले लो। तो उनमें से कौन सा होगा, इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा, सही आंसर सोचो, पटापट सोचो, वन होगा, प्राकृतिक गैस होगा, वायु होगी, या वन्य जीव होगा। बिल्कुल सर सोच लिया, क्या होगा, वायु होगी, क्या होगा, वायु। आपकी वायु अक्षय प्राकृतिक संसाधन है, बिल्कुल सर। ओके, तो क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर अपन 6 पर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, क्वेश्चन नंबर 6 आपका मिलान करने वाला है, कौन सा, मिलान करने वाला है। तो क्वेश्चन नंबर 6 तो सॉरी यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दोबारा यहाँ पर है, क्वेश्चन अपन 9 कर लिया था, तो क्वेश्चन नंबर अपन 6 से तो कर लिए हैं, लेकिन ये बीच में पीडीएफ की मिस्टेक हो सकती है, यहाँ पर वापस बीच में आ गया है। तो अक्षय प्राकृतिक संसाधन का भी यहाँ गए, क्योंकि 10 तक अपन 9-10 तक तो यहाँ पर कर लिए हैं। उसके बाद में आगे वाले क्वेश्चन अपन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखो आप, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है, तो क्वेश्चन नंबर आपका 11 है, प्यारे विद्यार्थियों रीट की तैयारी कर लियो, तो ऑप्शन को ढंग से पढ़ना, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना, ताकि आपका सही आंसर जाए। मृत वनस्पति के धीमे प्रक्रम द्वारा कोयले में परिवर्तन को क्या कहते हैं, कार्बोनिकरण कहते हैं, कार्बोक्सीकरण कहते हैं, कीवन कहते हैं, या कार्बोनिकरण कहते हैं, क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका क्या होने वाला, सोच लिया, बिल्कुल सोच लिया सर, क्या होने वाला है, ऑप्शन नंबर डी, कार्बोनिकरण होने वाला, बिल्कुल सही, राइट। सभी का राइट हो रहा है, बिल्कुल राइट हो रहा था, जरूर कमेंट में। जीवाश्म ईंधन का, जीवाश्म ईंधन है आपके, कोयला है, पेट्रोलियम है, या प्राकृतिक गैस, या उपयुक्त सभी, या तीनों है, या इनमें से वो तीनों में से कोई एक होगा। जल्दी से आंसर दो, फटाफट कमेंट में भी लिखते जाओ और वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाओ। और तो क्या होने वाला आंसर, सोच लिया, बिल्कुल सोच लिया सर, ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी होंगे। जीवाश्म ईंधन के उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस सभी होने वाला, बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 आपका है कि आजकल आजकल पक्की सड़कों के निर्माण में कोल तार के स्थान पर किसका उपयोग किया जाता है। कोक का किया जाता है, पैराफिन मोम का किया जाता है, बिटुमेन का किया जाता है, या नौ इनमें से कोई नहीं। कौन सा आंसर आने वाला है, बिल्कुल जल्दी से कमेंट करिए कौन सा आने वाला है। तो यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है बिटुमेन, कौन सा, बिटुमेन, ऑप्शन नंबर सी। जी सर। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर है ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण नहीं है, ज्वलनशील पदार्थ का उदाहरण नहीं है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ज्वलनशील पदार्थ का मतलब है जो तुरंत आग पकड़ता है, जो तुरंत आग के संपर्क में आने पर तुरंत आग पकड़ देता है, ऐसा पदार्थ कौन सा है। आपका कोयला है, पेट्रोलियम है, जो यहाँ पर आपको बताना नहीं वाला, यानी तुरंत आग नहीं पकड़ता है। कोयला होगा, पेट्रोल होगा, एल्कोहल होगा, एलपीजी होगा, बताओ फटाफट कौन सा होगा, बताओ, एलपीजी होगा, एल्कोहल होगा, कोयला होगा, या पेट्रोल होगा। क्वेश्चन नंबर 14 का जो आंसर है फटाफट बताओ क्या होगा, सोचो जल्दी से, जल्दी सोचो। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, ऑप्शन नंबर ए, कोयला। कोयला फटाफट आग नहीं पकड़ता है, सही, आग धीरे धीरे टाइम लगता है कोयले में। तो इसका मतलब आपका एल्कोहल फटाफट आग पकड़ता है, पेट्रोल पकड़ता है, एलपीजी पकड़ता है, इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपका होने वाला कोयला। चलो सर ठीक है सर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, थोड़ा पीडीएफ को सही कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, सोने और चांदी को पिघलाने के लिए सुनार ज्वाला के किस भाग का उपयोग करता है, मध्य भाग का, बाह्य क्षेत्र का, आंतरिक क्षेत्र का, उपयोग सभी का। तो सुनार उसी क्षेत्र का उपयोग करेगा जिसका तापमान सबसे ज़्यादा रहेगा, कम समय में उसका काम हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा तापमान किसका रहता है, मोमबत्ती के बाह्य क्षेत्र का, बाह्य भाग का। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला, बाह्य क्षेत्र। यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा,
बाह्य क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं, फटाफट अपन क्वेश्चन करने वाले, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है, मेरे पास भी खूब थोड़ा टाइम कम है क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है। उस विमान का मात्रक है जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति ग्राम, किलो जूल प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, कौन सा आंसर होगा? तो ध्यान रखना दोस्तों, उस विमान का जो मात्रक है वो आपका होगा किलो जूल प्रति किलोग्राम, केजी प्रति केजी होने वाला, ऑप्शन नंबर सी। चलो ठीक है सर। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपका जो आंसर है, क्वेश्चन नंबर संकटनापन जंतु का उदाहरण है, बाघ है, डायनासोर है, जंगली भैंसा है, बारहसिंगा है, कौन सा होगा इनमें से? जो संकटनापन है यानी अपनी जाति का अस्तित्व बचाने के लिए संकट में है, तो ऐसा जंतु कौन सा है? तो ऐसा जंतु आपका है ऑप्शन नंबर बी डायनासोर। कौन सा? डायनासोर। और क्वेश्चन नंबर 18 है वो है कि रेड डाटा पुस्तक क्या है? कई बार क्वेश्चन आ चुका है। रेड डाटा पुस्तक क्या है? संकटनापन जंतुओं प्रजाति का रिकॉर्ड है, भारत सरकार का वित्तीय रिकॉर्ड है, वनों का रिकॉर्ड है, या वन्य प्राणी अभ्यारण्यों का रिकॉर्ड है? इसमें किसका रिकॉर्ड रखा जाता है रेड डाटा पुस्तक में? जल्दी से आंसर आपका क्या होना चाहिए? वैसे तो आपको ऑप्शन सिंपल बनाए तो ठीक ही हो गया, कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए वाला आंसर आपका होने वाला है। कौन सा ऑप्शन होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। संकटनापन जंतु और प्रजाति का रिकॉर्ड रखने के लिए अपन रेड डाटा बुक का उपयोग करते हैं। जी सर। क्वेश्चन नंबर 19 आपका है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। एक टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा भविष्य में रूपांतरण होता है, एक मिनट आपको पूरा क्वेश्चन सही से थोड़ा सा सही कर लेते हैं, पीडीएफ थोड़ी जूम ज़्यादा होगी। तो क्वेश्चन नंबर 19 है, टेडपोल जिस प्रक्रम द्वारा भविष्य में विकसित होता है वह प्रक्रम क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, कायांतरण कहलाता है, रोपण कहलाता है, या मुकुलन कहलाता है? क्या कहलाता है? जल्दी से बताओ क्या आंसर होने वाला है। यहाँ पर आपका आंसर होगा बी कायांतरण कहलाता है। और मुकुलन आपका क्या है? वो हाइड्रा के द्वारा जो जनन होता है वो मुकुलन विधि के द्वारा होता है। निषेचन आप बिल्कुल जानते होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आपका होता है बी कायांतरण। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर जल्दबाजी में बनाए गए, बहुत ही स्पीड से किए गए काम है। तो स्पीड में तो समस्या बात, जल्दबाजी करेगा तो कोई भी काम ढंग से होने वाला नहीं है। तो आप एग्जाम में धैर्य रखें और आराम से आंसर दे, क्योंकि मैं क्या बनाने जा रहा था, कौन सा क्वेश्चन बनाने जा रहा था, और क्वेश्चन में मैंने आंसर लिख दिया, फिर उस आंसर को मैंने क्या किया? कट किया। क्यों? क्योंकि मैंने जल्दबाजी की। इसी का परिणाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर काटा चाटी हुई। तो ऐसा आपको एग्जाम में नहीं करना है। धीरज रखना, आराम से करना, इतना भी धीरज मत करना कि आपके क्वेश्चन छूट जाए। नेगेटिव मार्किंग है, तो ज़रूर आप पूरे क्वेश्चनों को अटेंड करें। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका, ऋतुस्राव के रुक जाने का प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी ऋतुस्राव लास्ट में एक उम्र यानी एक निश्चित एज के बाद रुक जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? रजो दर्शन कहा जाता है, रजो अनावर्ती कहा जाता है, रजो निवर्ती कहा जाता है, उपयुक्त सभी होगा। क्या सारे एक ही नाम है या कुछ अलग अलग है? तो इस प्रक्रिया को अपन कहते हैं रजो निवर्ती, ऑप्शन नंबर सी। और रजो दर्शन जो फर्स्ट बार में आता है, ऋतुस्राव जो फर्स्ट ऋतुस्राव आता है प्रथम, उसको अपन रजो दर्शन कहते हैं। और लास्ट अगर बन जाता है रुक जाने की प्रक्रिया को अपन कहते हैं रजो निवर्ती। चलो ठीक है सर। आगे क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 21 है। तो क्वेश्चन नंबर 21 सम्मिलित करने वाला क्वेश्चन है, और एक साइड आपको ग्रंथियां दे रखी, दूसरी साइड आपको हार्मोन दे रखे। तो थायराइड ग्रंथि कौन सा हार्मोन सार्वित करती है? थायरोक्सिन करती है। अमाशय कौन सा करती है? इंसुलिन करती है, जिसके कारण से मधुमेह डायबिटीज जो हो जाता है। वर्षण टेस्टोस्टेरोन करती है जो जनन हार्मोन। एड्रेनल कौन से करती है? एड्रेनल करती है। तो आपका यहाँ पर मैंने एक ही ऑप्शन दिया है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो यहाँ पर मिला दिया, एक बार बता देता हूँ। थायराइड ग्रंथि आपका होगा थायरोक्सिन, ठीक है सर। अगला से इंसुलिन होगा, वर्षण टेस्टोस्टेरोन, एड्रेनल आपकी एड्रेनल हार्मोन हो जाए। ठीक है सर, ओके आ गया। अब इसके आसपास से क्वेश्चन कैसे पूछा, इनमें से अगर 4 ऑप्शन दूसरे भी आगे 2 आपको याद है तो ऐसा क्वेश्चन आपको सरल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है। चुंबकीय बल, घर्षण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल, इन बलों में से कौन सा ऐसा बल है जो असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है? बिल्कुल सर, बताओ जल्दी से। हाँ बताते हैं सर, सोचो जल्दी से, क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, असंपर्क बल का मतलब होता है बिना संपर्क में आए बल लगना। दो वस्तुएं बिना संपर्क के मध्य आती है तो दोनों के मध्य बल लगता है, वो बल कौन सा नहीं है? चुंबकीय बल, चुंबक एक दूसरे को आकर्षित करती है, लोहे की वस्तुओं को आकर्षित, संपर्क बल है। गुरुत्वाकर्षण बल बिना किसी संपर्क में आए आकर्षित करता है। स्थिर वैद्युत बल बिना किसी संपर्क में आए, तो ऑप्शन नंबर बी आपका बचता है। घर्षण बल जब भी लगता है जब कोई दो पृष्ठ या दो वस्तुएं पास में आती है यानी संपर्क में आती है, तो घर्षण बल आपका यहाँ आंसर होगा। असंपर्क बल का उदाहरण नहीं है, बिल्कुल सर नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 23 तो आपका एग्जाम में छप गया है, ये मान लेना, क्योंकि क्वेश्चन नंबर जो 23 है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और आपको एग्जाम में मिलेगा, किसी भी तरीके में मिलेगा, लेकिन ये मिलने वाला है।
अब वो आपसे कैसे पूछे वो अलग बात है, लेकिन मैंने इसी क्वेश्चन को 2 या 3 क्वेश्चन को एक साथ पूछ लिया है कि लोटनिक, स्टैटिक तथा सर्पी घर्षण का अवरोही क्रम कौन सा है। और अवरोही क्रम की बात करें तो वह क्रम होता है जो आपको घटते क्रम में है, यानी सबसे बड़ा पहले, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा। तो इसके हिसाब से लोटनिक घर्षण का मान स्टैटिक घर्षण सर्पी लोटनिक सर्पी स्टैटिक स्टैटिक सर्पी लोटनिक सर्पी स्टैटिक लोटनिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये मान के चलना आपकी जितनी भी शिफ्ट होने वाली उन एक शिफ्ट या 2 शिफ्ट में आपको ये क्वेश्चन मिलने वाला है। तो कौन सा राइट आंसर होगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 का क्या आंसर होने वाला है, जल्दी से बताओ। क्योंकि स्टैटिक घर्षण का मतलब होता है कि कोई भी स्थिर वस्तु है उसको गति देने के लिए कितना बल लगाया जाएगा, उस घर्षण को, उसके परस्पर लगने वाले घर्षण बल को पार लगाने के बराबर उसको क्या करना पड़ेगा, बल लगाने, वो स्टैटिक घर्षण। और सर्पी का मतलब है कोई गतिशील वस्तु, उसको गतिशील रखने के लिए जो बल लगाया जाता है वो सर्पी घर्षण का है। और लौटने का मतलब है जो कोई लुढ़कती हुई वस्तु है, और लुढ़कती वस्तु को गतिमान रखने के लिए जो बल लगाया जाएगा वो घर्षण बल के बराबर होगा। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर यहाँ पर होने वाला। स्टैटिक सबसे ज़्यादा होता है, उससे कम सर्पी होता है, सर्पी से ज़्यादा कम होता है आपका लोटनिक, बिल्कुल सर होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 24 आपका है। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है, ध्वनि संचरित हो सकती है। ध्वनि संचरित हो सकती है केवल वायु या गैसों में, केवल ठोसों में, केवल द्रवों में, ठोसों तथा द्रव गैसों में, बताओ फटाफट। ध्वनि संचरित हो सकती है, ध्वनि संचरित ठोस में हो सकती है, द्रव में हो सकती है, गैस में हो सकती है, लेकिन निर्वात में कभी भी संचरित नहीं होगी, क्योंकि ध्वनि संचरित होने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, इसलिए ध्वनि निर्वात में संचरित नहीं होती है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर आपका डी होने वाला। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका है। क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, बिल्कुल सही दिख रहा होगा। तो क्वेश्चन नंबर 25 आपका है, निम्न में से किस वाहक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है। तो छोटी लड़की की होगी, छोटे लड़के की होगी, पुरुष की होगी, महिला की होगी, यानी किसकी सबसे ज़्यादा आवृत्ति होगी, जितनी पतली बारीक आवाज़ होगी उसकी आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है, बताओ जल्दी से। किसकी होगी आवृत्ति, जितनी पतली आवाज़ होगी, जितनी बारीक आवाज़ होगी उसकी आवृत्ति उतनी अधिक होगी, फटाफट बताओ किसकी होगी। तो यहाँ पर आपका आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम पूछा, यहाँ अधिकतम नहीं पूछा, अधिकतम पूछता था छोटी लड़की की आवाज़ की आवृत्ति क्या होती, अधिकतम। तो न्यूनतम यहाँ पर कौन सी होगी, पुरुषों की आवृत्ति न्यूनतम होगी, बिल्कुल सर होगी। क्वेश्चन नंबर 26 का यहाँ पर आंसर है, असर्व्य ध्वनि का प्रास है, बिल्कुल ऐसा क्वेश्चन हर बार भी आता है और पूछा भी जाता है, तो ध्यान रखना। असर्व्य ध्वनि का प्रास है 20 हर्ट्ज से। हर्ट्ज किसका मात्रक है, यहाँ पर ध्वनि की आवृत्ति का मात्रक है 20 हर्ट्ज से 20 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20 से कम तथा 20 हर्ट्ज से अधिक, 20,000 हर्ट्ज से अधिक या नॉन। तो मैं यहाँ बताता हूँ, ये सर्व्य ध्वनि की आवृत्ति है, ये असर्व्य ध्वनि की प्रास है, और यहाँ पर यह है प्रासर्व्य ध्वनि की जो चिकित्सा क्षेत्र में उपयोग की जाती है। तो यहाँ पर सही आंसर आपका होने वाला ऑप्शन नंबर बी, 20 हर्ट्ज से कम तथा 20,000 से हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली ध्वनियों को अपन असर्व्य ध्वनि कहते हैं, क्योंकि हमारे कान इसको समसूचित नहीं कर पाते हैं, इसलिए इसको असर्व्य ध्वनि कहते हैं, बिल्कुल सर कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 27 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27 आपका है। क्वेश्चन नंबर 27 एक बार सही कर लेते हैं पीडीएफ को। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, क्वेश्चन नंबर 27 आपका है, प्रकाश के परावर्तन के संबंध में असत्य कथन कौन सा है। आपतन कोण परावर्तन कोण के मान के बराबर होता है, बिल्कुल सही आंसर है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं, बिल्कुल सही बात है सर। परावर्तन कोण आपतित व अभिलंब के बीच बनता है, कोई नहीं, या इनमें से कोई असत्य है ही नहीं, तो क्या आएगा परावर्तन कोण। तो मेरे को थोड़ा डाउट लग रहा है, ऑप्शन नंबर सी, परावर्तन कोण आपतित व अभिलंब के बीच बनता है, बिल्कुल ये नहीं होता। परावर्तन कोण का मान परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनता है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी असत्य कथन हो जाएगा, बिल्कुल सर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 यदि दो समतल दर्पण 0 डिग्री के कोण पर रखे अर्थात समांतर रखे, तो बताओ बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होगी। यानी दो समतल एकदम बराबर में रखे और उसके बीच में किसी वस्तु को रखा जाता है, तो उसके बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 0 होगी, 2 होगी, 1 होगी, अनंत होगी, बताओ जल्दी से जल्दी से। तो यहाँ पर कितनी होने वाली, अनंत होने वाली, क्योंकि उसके मध्य कितने डिग्री का कोण है, 0 डिग्री का, और 360 में 0 डिग्री का भाग देंगे तो आपका अनंत ही आएगा। अगर प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करनी है तो जितने डिग्री के ऊपर दोनों दर्पण रखे जाते हैं उस डिग्री का आपको क्या करना है, 360 में भाग दे देना है, वो आपके प्रतिबिंबों की संख्या आ जाएगी, बिल्कुल सर आ जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 29 आपका है कि चाक्षुष विकृति वाले व्यक्तियों को पढ़ने लिखने के लिए किस व्यवस्था का उपयोग कर सकते हैं।
चाक्षु का मतलब आँख में से अंधा है, तो अंधे को पढ़ने लिखने के लिए किस साधन का उपयोग किया जा सकता है? प्रकाशिक साधन, अप्रकाशिक, प्रकाशिक का मतलब जैसे अपना प्रकाशिक जैसे अपने लेंस वगैरह का उपयोग करके, अप्रकाश रेडियो वगैरह का उपयोग करके, ब्रेल लिपि का उपयोग अपन संसूचन के द्वारा करते हैं, उपयुक्त सभी। तो किसके द्वारा अपन कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, उपयुक्त सभी यहाँ पर आपका आंसर होने वाला है। चलो सर वो बिल्कुल। तो क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर, लास्ट क्वेश्चन है आपका, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप लेखी, सिस्मोग्राफ, दोनों, ए व बी, नॉन दोनों। तो यहाँ पर भूकंप लेखी के द्वारा तीव्रता मापी जाती है, भूकंप लेखी को अपन सिस्मोग्राम कहते हैं। तो ए व बी, ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कक्षा 8 के थे। तो कैसे लगे क्वेश्चन तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर देना, और आज के लिए इतना ही। और ज़रूर आप एग्जाम देने के बाद कमेंट करना कि इनमें से कौन सा क्वेश्चन आया। अगर एक भी क्वेश्चन नहीं आया तो भी आप कमेंट करना, एक क्वेश्चन आए तो भी करना, 5 आए तो भी करना, तीनों वीडियो को मिलाकर कुल कितने क्वेश्चन आप इन वीडियो को देखकर सही कर पा रहे हो वो ज़रूर आप कमेंट में बताना। और आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।